हिसाब लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँच भी पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। आपने एलजी से परमिशन ले ली यहाँ आने की? नहीं, मुझे उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पक्का मालूम है कि कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चलिए। पर आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि जब जब एलजी साहब की तरफ से कोई फरमान आता है, कोई काम में अड़चन अड़ाई जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा किया जाता है, तो मैं सोचता हूँ लड़ते क्यों हैं? हम मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से तो दिल्ली भी आगे नहीं बढ़ेगी, देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। हम सब लोग मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? जी, पर ये जो लड़ाई है, हक की लड़ाई, लोगों की अच्छाई की लड़ाई, ये तो बात समझ में आती है। जिस तरह की एमसीडी से खबर आ रही है, वो तो लड़ाई नहीं, वो तो एक तरीके से हाथापाई हो रही है। आज भी इस तरह की घटना हुई है। दुख होता है। अब आप देखो, हमें 134 सीट मिली एमसीडी में, सबके सामने है। उनको 104 सीट मिली, सबके सामने है। हमें बहुमत मिला, तो मेयर तो हमारा बनना ही चाहिए। मतलब मेयर का चुनाव ही नहीं कराया इन्होंने, 2.5 महीने हो गए मेयर का चुनाव नहीं कराया। डिप्टी मेयर तो हमारा होना ही चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए। जायज़ है, आपने 15 साल राज किया। अब जैसे हालात वो हो गए हैं, जैसे अमेरिका में ट्रंप साहब जब चुनाव हार गए थे और उन्होंने पूरा ऐलान कर दिया कि वाइट हाउस को घेर लिया, कहते हैं मैं चुनाव नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता। बड़ी मुश्किल से उनको निकालना पड़ा। वही हालात इन्होंने कर रखी है कि कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ये गुंडागर्दी अच्छी नहीं है जनतंत्र के अंदर। जनता ने आपको 15 साल मौका दिया, आपने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, ये जनता तय करेगी। जनता ने तय किया भाई अब बदलाव होना चाहिए दिल्ली में। उन्होंने अब एक मौका हमें दिया, अब हमें काम करने दो। काम किए, क्यों अड़चन अड़ा रहे हो इस तरह से? ना मेयर का चुनाव नहीं होने देंगे, एल्डरमैन ज़बरदस्ती बना देंगे, गलत तरीके से एल्डरमैन बना दिए, गलत तरीके से हाउस नहीं चलने दे रहे। ये ठीक नहीं है, गुंडागर्दी ठीक नहीं है। जी, ये जो मेन टॉपिक है इस पर मैं आऊँगा, उससे पहले एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से पूछताछ चल रही है और हर बार ये होता है कि इस बार कोई एक्शन होने ही वाला है। मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूँ, क्या आपको एप्रीहेंशन है इस पे? उनको संडे को बुलाया है सीबीआई ने, और जो सूत्र हैं हमारे, जैसे आपके सोर्सेज होते हैं, अच्छा, वैसे हमारे भी सोर्सेज होते हैं, तो वो सोर्सेज बताते हैं कि उनको संडे को गिरफ्तार करेंगे ये लोग। ऐसा बता रहे हैं सूत्र? ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं कि संडे को गिरफ्तार करेगी सीबीआई मनीष सिसोदिया जी को। अब बड़े दुख की बात है, मनीष सिसोदिया पे रेड मार ली, कुछ नहीं मिला। उनके बैंक अकाउंट देख लिए, उनके घर पे रेड मार ली, उनके लॉकर देख लिए, दफ्तर में रेड मार ली, उनके गांव में भी हुआ है कि कहीं ज़मीन खरीद रखी हो, कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया वो शख्स है जिसने 75 साल के, आज़ादी के 75 साल के बाद इस देश के गरीब आदमी को ये उम्मीद दी है कि उसके बच्चों का भी अच्छा भविष्य हो सकता है। आज दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। बहुत बड़ी उम्मीद दी है मनीष सिसोदिया ने। उसको गिरफ्तार करके अगर आप जेल में डाल दोगे, ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके झूठे केस में फंसा के अगर जेल में डाल दोगे, देश कैसे तरक्की करेगा? अगर किसी देश का राजा उस देश में गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने वालों को तो जेल में डाल देगा और चंद 2-4 दोस्तों को पूरा देश उनके सुपुर्द कर देगा, तो वो देश कैसे तरक्की करेगा? बहुत सारे सवाल इससे मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन जो आज का टॉपिक है अगर उसी पर आएँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ आम आदमी पार्टी, ये जो आपका सफ़र रहा, इसमें बात चूँकि मनीष सिसोदिया की हो रही है, कितना महत्वपूर्ण रहा मनीष सिसोदिया का रोल इस पूरे सफ़र में? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ कि मनीष सिसोदिया से मेरी मुलाकात, सबसे पहली मुलाकात कब हुई। 29 दिसंबर 1999 को, मैं उस टाइम इनकम टैक्स में काम करता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और
चारों तरफ जो समाज के अंदर भ्रष्टाचार है उसको लेके काफ़ी अंदर पीड़ा होती थी। चूँकि मैं सरकार में काम कर रहा था, मैं इस तरह की कोई एनजीओ बना नहीं सकता था, तो मैंने पीठ पीछे रह के एक एनजीओ बनाई जिसमें मेरे दोस्त सामने थे और मैं पीठ पीछे था, परिवर्तन नाम की एनजीओ। और हमने ऐलान किया कि इनकम टैक्स के अंदर कोई रिश्वत मांगे तो आप इस वेबसाइट पे बताना, हम आपका काम बिना रिश्वत के करा देंगे। तो मेरे दोस्त आगे रहे, कोई लोगों को अगर उस टाइम पता चल जाता कि ये केजरीवाल चला रहा है वेबसाइट, तो मेरे तो गला गर्दन काट दी जाती। इनकम टैक्स विभाग के अंदर रहते हुए डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स का ये ऐलान करता है कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे इस विभाग के अंदर तो मेरे को बता देना। तो वो मेरे दोस्त आगे थे, तो एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट परिवर्तन.com। उस वेबसाइट पे हमने कहा कि जो जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं इसके ऊपर वॉलंटियर कीजिए, आप अपना नाम पता डाल दीजिए। उसके वेबसाइट के ऊपर सबसे पहला वॉलंटियर रजिस्टर करने वाला मनीष सिसोदिया था। अच्छा। उस वेबसाइट पे 1999 29 दिसंबर को मैंने वेबसाइट बनाई थी। एक आध दिन के अंदर पहला नाम आया। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे वेबसाइट को प्रचार करने का, उसे पता नहीं कहाँ से पता चला, उसने रजिस्टर किया मनीष सिसोदिया। तो बड़ा खुशी हुई कि एक आदमी ने, हमें कोई आता ही नहीं था, छोटे से लोग थे, कौन जानता था मैं। तो मुझे याद है मैं उसके घर गया। अच्छा। और उसका ये पटपड़गंज के आसपास कौन सा वो एरिया है, वहाँ पे उसका घर होता था। एक कमरे का घर था, उसी में किचन थी। वो जी न्यूज़ में काम किया करते थे। और ऊपर छत के ऊपर मैं और उसने बैठ के हमने चर्चा की कि परिवर्तन को आगे। तो 1999 से जर्नी शुरू हुई थी मेरी और मनीष सिसोदिया की। आज 23 साल हो गए और हमारी दोस्ती कायम है, और भगवान करे इस दोस्ती पे किसी की नज़र ना लगे जी। और कौन से, अगर आप देखें तो कौन से बड़े पड़ाव आप देखते हैं इस सफ़र में? अगर 3 बड़े पड़ाव आप अगर देखना चाहें आम आदमी हमने पार्टी। कभी सोचा नहीं था। हम एक मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम लोग, जितने भी हमारे इसमें आम आदमी पार्टी में हैं। इनकम टैक्स की नौकरी के बाद फिर मैंने एनजीओ परिवर्तन, फिर छुट्टी ले ली, फिर नौकरी छोड़ दी, फिर अन्ना आंदोलन में आ गए। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि राजनीति में जाएंगे। और जो एक मिडिल क्लास का एक वो होता है ना कि राजनीति बड़ी गंदी है, कीचड़ है, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, ये गुंडों का काम है, राजनीति में तो गुंडे आते हैं, गलत लोग आते हैं, भ्रष्टाचारी आते हैं, ये फीलिंग हमारे अंदर भी थी। लेकिन अन्ना आंदोलन जिस तरह से आके एकदम डेडलॉक बन गया और उन्होंने कहा कि लोकपाल बिल पास करना है तो अपनी पार्टी बना लो, उस डेडलॉक से का समाधान राजनीति में आने के सिवा कोई चारा नहीं बचा हम लोगों के पास। और हम लोगों ने पार्टी बनाई, और उसके बाद पार्टी बनाने के बाद उम्मीद नहीं थी कि 1 साल के अंदर हमारी सरकार बन जाएगी। हाँ। तो कई बार मैं ये सोचता हूँ, ये जो कुदरत है, जिसे आप भगवान कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, शक्ति जो है, ये नेचुरल शक्ति, ये बड़ी पावरफुल है। आपको मैं बताता हूँ, 4 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे जी जंतर मंतर पे आके बैठे लोकपाल बिल के लिए पहली बार जी। तो मैं इनवाइट करके आया था अन्ना हजारे जी को वहाँ पे। तो उसके लिए हमें वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी थी, और मैं, मनीष सिसोदिया जी, उस टाइम कुमार विश्वास भी हमारे साथ होते थे, हम सब मिलके 4 अप्रैल का था, 2 अप्रैल को हम बैठ के ये सोच रहे थे कि 500 लोग आ जाएंगे क्या, कहाँ से लाएं, 500 लोग आएंगे ऐसी भी उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। और 4 अप्रैल को ये आंदोलन इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया, तो कुछ तो चमत्कार कर रहा था ऊपर वाला। उसके बाद 16 अगस्त को जब अगस्त क्रांति हुई, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, पूरा देश खड़ा हो गया। इस देश की गली गली के अंदर लोग कैंडल, मोमबत्ती लेके निकल रहे थे, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। फिर जब पार्टी बनाई, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सारे पत्रकार कहते थे, सब कहते थे इन सब की जमानत जब्त होगी, केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए। वो ये नहीं कहते थे जीतेगा, वो कहते थे केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए जी। और 28 सीट आ गई हमारी, और अगली बार 67 सीट आ गई हमारी। तो कई बार जब मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाला कुछ करवाना तो चाह रहा है हम लोगों से। ऊपर वाले के अलावा अगर हम खोजना चाहें
तो क्या आपको लगता है कि आपको ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे बहुत भरोसा है, मुझे बहुत भरोसा है, पर मुझे लगता है कि ऊपर वाले को और भी बहुत सारे काम रहते होंगे, इसके अलावा भी और चीज़ें होंगी जो जुड़ी होंगी आम आदमी पार्टी से। कर्म क्या आपको लगता है कि कर्म वो करते जाओ, ईमानदारी से कर्म करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, अपने लिए मत काम करो, दुनिया के लिए काम करो, दुनिया के लिए जीवन समर्पित कर दो, बाकी ऊपर वाला कर लेता है फिर। बाकी जो गीता में लिखा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कोई एक बहुत पावरफुल है ये। अगर आप सही नीयत से, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं, फिर ऊपर वाला डिसाइड करता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको आगे की दिशा फिर ऊपर वाला दिखाता है। कई मौके ऐसे आए हमारे पूरी जर्नी के अंदर जब ऐसा लगा कि यार सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जब अन्ना आंदोलन खत्म हुआ, हमें तो पता ही नहीं था अब आगे क्या होगा। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा हम तो लोकपाल नहीं बनाते, जो करना कर लो। अब राजनीति में आने का फैसला बहुत ही मुश्किल फैसला था और कहीं उम्मीद नहीं थी कि हम पार्टी बनाएंगे और सरकार बन जाएगी। मतलब ये तो सोचना ही बिल्कुल बेवकूफ़ी थी उस टाइम। तो ऐसे लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। फिर 49 दिन की सरकार बनी। 49 दिन की सरकार के बाद जब इस्तीफा दिया, मैं वाराणसी जाके चुनाव लड़ा, वहाँ से हार के आया, एक बार लगा सब कुछ खत्म हो गया। बिकॉज उस टाइम बीजेपी का ऐसा चारों तरफ, मोदी जी पहली बार आए थे, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी दोबारा सरकार भी बनेगी और 67 सीट्स आ गई। तो ऊपर वाला रास्ता दिखाता है। मेरी ये छोटे से पिछले जो 10-15 साल की पॉलिटिकल जर्नी है, इस जर्नी ने मेरा भगवान के ऊपर और जो भी शक्ति है उसके ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा अटूट किया है कि काम करते जाओ, अपने लिए मत करो। ये बात मैं आपकी मान लेता हूं, पर और अगर मैं इससे विस्तार से देखना चाहूं, जिद करूं, तो दो ऐसे नेता, दो ऐसे लड़के थे जो ईमानदार दिखाई दे रहे थे, युवा हैं, दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो एक तरीके से बदनाम हो चुकी हैं, जिन पर कोई ना कोई बैगेज है। एक बदलाव चाहती थी जनता, एक नयापन कुछ चाहती थी। फिर अन्ना हजारे जी का अनशन भी था। तो ये सारी चीज़ें भी तो लोगों के दिमाग पे रहीं, लोगों ने इस पर भी तो ध्यान दिया, उसको तो आप गौण नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सारी परिस्थितियां थी। पर जैसा मैंने कहा, अन्ना आंदोलन का इतना बड़ा बनना, इतना बड़ा बनना, मैं तो आपको अपने सारे इंसिडेंट्स की 4 अप्रैल को अन्ना जी को जंतर मंतर पे आना था और 2 अप्रैल को उसको ऑर्गेनाइज करने वाले लोग जो हैं वो ये सोच रहे थे कि 500 आदमी कहाँ से आएंगे, और अचानक इतना बड़ा बन जाता है। 16 अगस्त को जबकि उनका जो पैनल था, जो पैनल उन्होंने लोकपाल बिल बनाने के लिए, उन्होंने हमें ठोकर मार के भगा दिया था कि जो करना है कर लो। और 16 अगस्त को इतना बड़ा आंदोलन में, और उसके बाद फिर बॉम्बे में आंदोलन फिस हो जाता है। 4 महीने के बाद जब हम बॉम्बे आए 23 दिसंबर को, बॉम्बे भी आए, आंदोलन फुस हो गया बिल्कुल। चलिए, ये अगर आप देखें तो दिल्ली है ही आपके पास, दूसरी बार भी दिल्ली रही, पंजाब में आपने दरवाज़ा खोला, गुजरात में भी आपने खिड़की विड़की खोल दी हैं। आगे और आप कहाँ देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को? हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम चारों तरफ फैलना चाहिए। मेरी कभी भी ये इच्छा नहीं रही कि मैं अब ये स्टेट भी जीतूंगा और वो स्टेट भी जीतूंगा और वो स्टेट भी जीतूंगा। मेरी इच्छा एक ही है, मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूँ, और यह मैं मरने से पहले देखना चाहता हूँ। और मैंने भगवान से एक ही चीज़ मांगी है कि मेरे को तब तक मौत ना आए जब तक भारत को मैं नंबर 1 देश ना देख लूँ। और उसको करने के लिए मेरी ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं अब मध्य प्रदेश भी जीतूंगा और राजस्थान भी जीतूंगा और ये भी जीतूंगा और वो भी जीतूंगा। ये जो मौजूदा पार्टियां हैं ये अच्छा काम कर लें। मैं बार बार कहता हूं, हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीखते, एक दूसरे को साथ मिलके क्यों नहीं काम करते, लड़ते क्यों रहते हैं इस देश के अंदर हम। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बचपन से मेरे को याद है 8वीं क्लास से 10वीं क्लास से सुन रहे हैं केरला में शिक्षा में बड़ा अच्छा काम हुआ, 100% लिटरेसी हो गई, वहाँ स्कूल बड़े अच्छे हैं। केरला में हेल्थ में बड़ा अच्छा काम हुआ, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा, सुन रहे हैं बचपन से, है ना।
अगर केरला में इतने अच्छे तो तब अभी तक तो बाकी देश को वहां से सीख के कर लेना चाहिए था। केरला तो अपने ही देश का हिस्सा है, तो केरला से सीख के बाकी देश ने क्यों नहीं किया, समझ नहीं आता। उसी तरह से किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का समाधान निकाला हुआ है, किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का हम सारे मिलके काम क्यों नहीं करते, मेरे को तो समझ ही नहीं। तो अब मैं बार बार ये कह रहा हूं भाई, दिल्ली के अंदर हमने स्कूल, अस्पताल, बिजली के ऊपर अच्छा काम किया है। जो मेरे से सीखना चाहे मैं उनको सिखाने को तैयार हूं, और आप सीखो, वोट लो, शिक्षा के ऊपर वोट लो, स्कूल सुधारो। जो पार्टी मेरे को बुलाएगी मैं उस पार्टी को काम करने, बीजेपी वाले बुलाएंगे मैं बीजेपी वालों को सिखाऊंगा, कांग्रेस वाले बुलाएंगे कांग्रेस वालों को सिखाऊंगा। आप लो वोट, आपको मैं वोट दिलाने मैं आ रहा हूं, आपको वोट दिलाने काम कर लो, और नहीं करेंगे तो फिर हम भी ट्राई करेंगे फिर वहां जाके। मैं आगे बढ़ूंगा राजनीतिक सवालों पर, उससे पहले परिवार का कितना सहयोग था? आपने ये जो यात्रा की, आम आदमी पार्टी ने जो यात्रा की, उसमें आपके लिए आपके परिवार का कितना सहयोग रहा? मैं अपने परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासकर मेरी धर्मपत्नी को और मेरे पेरेंट्स को। उन्हें इतना, मेरी धर्मपत्नी को इतना सरफिरा पति मिला और वो आज तक मुझे निभा रही है। हाँ। ये मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ इस दौरान, वो अगर देख रही होगी तो वो बड़ी नाराज़ भी होगी। जब मैंने 2000 में परिवर्तन शुरू किया, फिर मैंने डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैंने छुट्टी ली बहुत लंबी, विदाउट पे। फिर जब छुट्टी ली बहुत विदाउट पे, 2-3 साल छुट्टी पे रहा, फिर उसके बाद मुझे लगने लगा यार अब कब तक छुट्टी लूँगा, अब मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो एक दिन जाके मुझे पता था कि अगर मैं घर में ये बात भी, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स, तब तक जॉइंट कमिश्नर बन गया था, जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स अगर घर में आके कहे कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, क्यों दे रहा है भाई इस्तीफ़ा, तब तक तो किसी राजनीति में भी नहीं आए थे, तब तक तो पार्टी भी नहीं बनाई थी, किसी को पता नहीं था कभी मुख्यमंत्री बनेगा ये। तब तक मैं दिल्ली की झुग्गियों में, सुंदर नगरी और नंद नगरी की झुग्गियों के अंदर में रहता था, वहाँ काम किया करता था। तो अगर घर जाके कोई कहे कि जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स छुट्टी पे, उसने बेचारी ने मेरे को अलाउ कर दिया, यही बहुत था, और मैं जाके कहूँ मैं अब इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा, तो वो तो हार्ट अटैक हो जाता उसका। तो मैं चुपके से एक दिन जाके इस्तीफ़ा दे आया डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स। घर में बिना बताए? घर में बिना बताए। वाकई में सरफिरा पति है ये तो। हाँ। क्यों नहीं आप लोग एक कार्यक्रम बनाते और कहते ये हमारा कार्यक्रम है? बिल्कुल सही है। शुरुआत क्यों नहीं करते? मैं राजनीति में नया आया हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ समझाऊँ, जब आप जनता से वोट मांगने जाते हैं, जनता आपसे पूछते हैं जी आपको क्यों वोट दें, आप 2 जवाब देते हो। एक जवाब देते हो मेरे को इसलिए वोट दो क्योंकि मैं मोदी को हराना चाहता हूं। क्या जनता आपको वोट देगी? आप दूसरा जब बोलते हो मुझे वोट दो क्योंकि मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दूंगा, आपके बच्चों को नौकरी दिलवाऊंगा, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। मुझे वोट दो क्योंकि आज अभी आपका बिजली कट लगता है, 8-8 घंटे बिजली जाती है, मैं 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा। मुझे वोट दो क्योंकि आपके इलाके में पानी नहीं आता, मैं आपके लिए घर के लिए पानी का इंतजाम कर दूंगा। जनता इसको वोट देगी कि उसको वोट देगी जो कहता है मैं मोदी को हरा दूंगा? ऑब्वियसली इसको वोट देगी यार, जो उसके घर की बात करता है, उसके बच्चों की बात करता है, उसके परिवार की बात करता है, सुख दुख की बात करता है। तो हमें सबको मिलके जब अगर 2024 की बात करें, 2024 में अगर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमसे पूछेगी केजरीवाल जी आपको क्यों वोट दें, तो हमें उनको एक एजेंडा देना है कि इसलिए वोट दो क्योंकि हम देश को इस तरह से तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। वो देश का चुनाव है। हम इस तरह से आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, हम इस तरह से रोजगार पैदा करेंगे, हम इस तरह से दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाएंगे देश को। वो एजेंडा जब होगा जनता आपको वोट देगी, और उस एजेंडा पे काम चल रहा है। अभी हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि विपक्ष एक एजेंडा तैयार कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं? केवल विपक्ष नहीं, देश की जनता के साथ मिलकर एजेंडा बनाना है। हम देश की जनता के साथ, आज जितनी चर्चाएं उद्धव ठाकरे जी के साथ हुई इन्हीं मुद्दों के ऊपर हुई कि देश की क्या समस्या है, इस समय एक आम आदमी किन चीज़ों से जूझ रहा है, उनके समाधान क्या हैं। हमें देश की जनता की समस्याओं की और समाधान का जिक्र करना है। ये तो फिर मैं ब्रेकिंग न्यूज चला सकता हूँ। क्या? केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष
अगले चुनाव का एजेंडा बना रहा है। 130 करोड़ लोग मिलके एजेंडा बना रहे हैं। मैंने फिर से आपको कहा, विपक्ष मिलके इस देश को किसी को हरा जिता नहीं सकता। जनतंत्र के अंदर जनता हराती है और जनता जिताती है। हम लोग मिलके एक एजेंडा बनाएं सब लोग, और एजेंडा को जनता के सामने रखें, जनता को एजेंडा, और एजेंडा भी जनता बनाए मिलके। जनतंत्र के अंदर एजेंडा भी जनता को बनाना चाहिए। मैं मान लीजिए दिल्ली में चुनाव लड़ता हूं, दिल्ली का एजेंडा अलग होगा। मैं मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ता हूं, मध्य प्रदेश का एजेंडा अलग होगा। कौन तय करेगा? वहां की जनता तय करेगी। जी, तो इसमें यह भी तय होगा कि कौन नेता बनेगा, कि वो सब बाद में चीजें आएंगी? वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जनता पे छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट है क्या हमारे पास देश को शक्तिशाली देश बनाने के लिए, सुरक्षित देश बनाने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए क्या हमारे पास एक रोड मैप है? उस रोड मैप को बनाना जरूरी है। जी, आखिरी सवाल के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आइडियाज़ ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, आपका जो भारत होगा उसमें आप किस तरह के आइडियाज़ देखते हैं, किस तरह का भारत आप देखना चाहते हैं? मैं भारत को लेके बहुत अपबीट हूँ। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। इन 75 सालों में ढेर सारे ऐसे देश हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए। सिंगापुर 1962 के आसपास आज़ाद हुआ। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, एटम बॉम्ब गिरा था जापान के ऊपर, आज वो हमसे आगे निकल गया। सिंगापुर हमसे आगे निकल गया। जर्मनी तहस नहस हो गया था, वो हमसे आगे निकल गया। हम पीछे क्यों रह गए? हमारे में कोई कमी है? आज दुनिया में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, कोई मल्टीनेशनल कंपनी उठा लो, वही ऊपर जो है टॉप के ऊपर आपको इंडियन बैठा मिलेगा। मैं कहता हूं कि जब ऊपर वाले ने इस धरती बनाई, पृथ्वी बनाई, तो सबसे खूबसूरत जगह उसने पृथ्वी के ऊपर भारत को बनाया। क्या नहीं दिया हमें? सारी नदियां हैं, पहाड़ हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ दिया। सारी जड़ी बूटियां हैं, खेती है, सब कुछ है, सारी फसलें हैं। और जब भारत ने भगवान ने इंसान को बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग उसने भारत में बनाए। हमारे लोग जहां जाते हैं वहीं ऊपर। पीछे क्यों रह गए फिर हम लोग? हमारे देश की राजनीति खराब है। हम एक दूसरे, कोई आगे बढ़ता है उसको खींच लेते हैं, कोई आगे बढ़ता है उसको खींच लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर हम सारा 130 करोड़ लोग मिलके काम करें तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरी तरह से पूरी तरह से विश्वास है मुझे कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया, और आने वाले समय के अंदर भारत दुनिया के ऊपर राज करेगा। भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। अरविंद केजरीवाल, आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए, सीधे जवाब दिए, विस्तार में जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।